आपको ये लगता होगा कि काश पीएफ ऑफिस में मेरा कोई दोस्त होता जो पीएफ से जुड़े हुए मेरे सवालों के जवाब दे देता। आपके सवाल जो पीएफ के विड्रॉल से जुड़े हुए हो सकते हैं, कंपनी बंद हो गई तो पीएफ का पैसा कैसे निकालें, केवाईसी कैसे करें, ट्रांसफर कैसे करें, अपना नाम डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कैसे कराएं। आज आप लकी हो गए हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आज मेरे साथ हैं पीएफ के असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर मिस्टर शैलेंद्र जैन। सर, आपका स्वागत है एलएलए पर। थैंक यू ऋषभ। तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे सर। बेसिकली यूपीएससी के थ्रू एक एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर का, तो मैं उसके थ्रू 5 साल पहले सेलेक्ट हुआ और मैं उसके बाद में कोलकाता, दिल्ली और अभी जयपुर में ट्रांसफ़र होकर जयपुर में पोस्टेड हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो आज हम कुछ कठिन सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या हमारे मेंबर्स ने ग्रुप पे पूछे थे। उन सारे सवालों को मैंने कंपाइल किया है। और दोस्तों, जो आप वीडियो देख रहे हो, आपका भी अगर सवाल उनमें है या उनमें से कोई आपके सवाल हो सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। आप किसी भी सवाल तक स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, पहला सवाल, इस डिजिटल दुनिया में पीएफ ऑफिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लोग ईमेल लिखते हैं, लोग ट्वीट करते हैं, लोग ग्रीवेंस डालते हैं और कई लोगों को मायूस होना पड़ता है। तो क्या करेक्ट तरीका है लोगों को अपनी बात पीएफ तक पहुंचाने का? ऋषभ, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट एट योर डोर स्टॉप वाला जो प्रोग्राम हो गया है, इसी में हम लोगों ने भी निधि आपके निकट एक प्रोग्राम चालू किया है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो उसके थ्रू आपको पीएफ ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए पीएफ ऑफिस आप तक आता है। तो एक निधि आपके निकट का प्रोग्राम हम करते हैं मंथली, वो हर महीने की 10 तारीख को होता है। अगर 10 तारीख को छुट्टी होती है, संडे होता है, तो उसके अगले दिन हम ये प्रोग्राम करते हैं। वो एक तरह से लोक अदालत है जहाँ पे आपके ग्रीवांसेस तुरंत सोल्व किए जाते हैं। एक ये सबसे बेसिक तरीका है। उसके अलावा रेगुलर जो है हमारी ईमेल आईडी होती है, तो आप लोगों को ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें हमारे ऑफिस की जो ईमेल आईडी है उसका एक फॉर्मेट है, जैसे कि ro.जयपुर से आप जयपुर ऑफिस को ईमेल करेंगे, ro.कोलकाता से आप कोलकाता ऑफिस को ईमेल करेंगे। तो हमारी जो ईमेल आईडीज़ होती है वो इसी फॉर्मेट में होती है। जैसे जयपुर ऑफिस की ईमेल आईडी है ro.jaypur@epfindia.gov.in। तो जब आप जयपुर को किसी भी ऑफिस से रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा। तो हम ईमेल्स का फ्रिक्वेंट रिप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपके जो ग्रीवांसेस है वो सेव रहती है। इसके अलावा हमारे कुछ ग्रीवांस पोर्टल है, जैसे कि EPFI GMS एक पोर्टल है, वहाँ पे आप अपनी ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं। मेंबर भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, और अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो भी कर सकता है। इसी तरह से एक CP ग्राम एक पोर्टल है, वहाँ CP ग्राम पोर्टल पर आप जो ग्रीवांस करेंगे उसका रियल टाइम में रिप्लाई होता है और वो PMO तक ग्रीवांस जाती है। इसके अलावा हमारे सारे ऑफिसेज के कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन था तो पब्लिक डीलिंग बंद हो गई थी, तो उसके लिए हमने सभी पीएफ ऑफिस ने अपने ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स और एक पब्लिक ऐप नाम से एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाए हैं। वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। वहाँ पे लोग जो ग्रीवांस करते हैं हम उनका वहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो आई थिंक ईमेल इज़ ए गुड ऑप्शन जो कि प्रॉपरली मॉनिटर होता है। ट्विटर, फेसबुक पे कई बार थोड़ा डिले भी होता है। इसके अलावा हमारे FAQs जो है, किसी भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके। कुछ बीच में ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं पीएफ ऑफिस के, अलग अलग पीएफ ऑफिस के व्हाट्सएप की लिस्ट, क्या वो भी जेन्युइन है? हाँ, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है सबकी। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि रियल टाइम रिप्लाई मिले, जबकि हमारे पास काफ़ी इतने मैसेज आ जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस रोज आते हैं। तो उनका सबका रियल टाइम रिप्लाई करना इसलिए मुश्किल होता है कि जो एक विंडो पे एक फ़ोन लेके बैठा हुआ है, उसको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो वो सिस्टम से जानकारी लेगा, जो संबंधित कर्मचारी है, जो कंसर्न स्टाफ है, उससे वो इन्फॉर्मेशन लेगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये केस नहीं हो पा रहा है, उसके बाद में वो प्रॉपर रिप्लाई करेगा। तो इसलिए चीज़ों में डिले होता है और इसलिए कुछ जो है मैसेजेस अनरेड भी हो जाते हैं। तो इसके अलावा ऑफिस टाइम में ही वो काम हो सकता है, तो इसलिए 10 to 6 के अंदर जितना मैक्सिमम काम हो पाता है हम लोग करते हैं। दूसरी समस्या जो काफ़ी लोगों को आती है कि पीएफ ऑफिस के स्टेटस जब उन्होंने विड्रॉल किया तो दिखा रहा है कि आपका पैसा क्रेडिट हो चुका है लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आया। इसके पीछे पहला क्या रीज़न हो सकता है? और इसी का फॉलोअप सवाल, मान लो उसको पता चल जाए कि उसने अपनी अकाउंट डिटेल या IFSC कोड गलत डाला हुआ है, तो
वो अब वो उसको पैसा कैसे मिलेगा? तो पहला तो पीएफ ऑफिस से सवाल, पैसा निकल गया लेकिन उसके पास आया नहीं, ऐसा क्यों होता है, या कितने टाइम बाद पैसा आ जाता है? और दूसरा, अगर कुछ गलत हो गई अकाउंट डिटेल या आईएफएससी, तो अब वो पैसा उसे कैसे मिलेगा? तो इसका बेसिक रीज़न यही होता है कि कुछ जैसे बैंक्स मर्ज हुए हैं तो उनके आईएफएससी कोड चेंज हो गए हैं, कुछ लोग अपना आईएफएससी कोड जो है गलत डालते हैं, कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डालते हैं, जैसे कि नाम में हल्का फुल्का कुछ चेंज उन्होंने कर दिया है, तो उसकी वजह से जब हम यहाँ से अमाउंट प्रोसेस करते हैं तो वो बैंक में जाके स्टक हो जाती है और वो कुछ दिनों बाद में बैंक से रिटर्न हो जाती है। तो वो एक विंडो होती है 7 to 10 डेज़ की, जब वो बैंक से अमाउंट रिटर्न होती है तब तक उसका स्टेटस पेंडिंग रहता है। उसके बाद में जब वो रिटर्न हो गई तो एक मैसेज जाता है मेंबर को, उसके टेक्स्ट मैसेज आता है उसके मोबाइल पे कि आपका अमाउंट रिटर्न हो गया है। उस केस में उनको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक करना है। उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर उनका वो ठीक है तो उस केस में हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो। अगर बैंक अकाउंट डिटेल ठीक नहीं है तो उन्हें अपनी डिटेल्स ठीक करवानी है। उसके बाद में दोबारा से एक क्लेम अप्लाई करना है। अगर वो फिर से क्लेम अप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट फिर से नए अपडेटेड जो बैंक डिटेल्स है वहाँ पे पहुँचेगा। तो इस बीच में क्या प्रोसीजर होता है कि अमाउंट जो है बैंक से हमारे पास रिटर्न आती है, हम उस रिटर्न अमाउंट को उनकी पासबुक के अंदर फिर से क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आपने बोला कि दोबारा क्लेम करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि मेंबर अपना पैसा ट्रांसफ़र करना भूल गया और उसका बाद में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस पर्टिकुलर अकाउंट में। उस केस में वो मेंबर जब अपना क्लेम डालता है तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है कि योर क्लेम ऑलरेडी डन। तो इस केस में मेंबर को क्या करना चाहिए कि पीएफ डिपार्टमेंट को पता चले कि और पैसा आया है? हाँ, ऐसे केसेस में काफ़ी बार होता है, क्योंकि जब अगर पहले का पेमेंट अगर किया है और ट्रांसफ़र केस के बाद में पुराने किसी कंपनी का पीएफ वापस इसमें आया है, तो फर्स्ट गो के अंदर जब हमारे ऑफिस के स्टाफ देखते हैं तो लगता है कि क्लेम सेटल हो गया है। तो कई बार ज़्यादा क्लेम होते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर फॉलोअप ईमेल के थ्रू या ग्रीवांस के थ्रू किया जाए तो उसके बाद में भी फिर आपको दोबारा क्लेम अप्लाई करना है। और उसके बाद में जब वो अमाउंट को हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल अमाउंट पड़ा हुआ है तो उस केस में हम लोग उनको पार्शियल पेमेंट करेंगे। तो रिमेनिंग पेमेंट उसी मेथड से होगा। बस अगर आपके क्लेम्स बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं इसी रीजन से तो आप एक ग्रीवांस कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। समझ गया। कुछ लोग ये भी जुगाड़ लगाते हैं कि जो अपनी पासबुक की फ़ोटो अपलोड करनी होती है उसके ऊपर बड़ा लिख देते हैं मेरा क्लेम चेक करें पैसा आया है। क्या ये वर्क करता है ये तरीका? अगर मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे। नॉट द राइट वे, ठीक है। ग्रीवेंस इज द राइट वे, बट हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। सर, अब मुझे लगता है वो सवाल जिससे सबसे ज़्यादा जनता रिलेट करेगी और बहुत लोगों को समस्या होती है, करेक्शन। पीएफ डिपार्टमेंट करेक्शन में इतना मुश्किल क्यों है? पीएफ डिपार्टमेंट में नाम करेक्शन कराना। और आप बता दीजिए कि अगर किसी को नेम करेक्ट करना है या डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करनी है, फादर नेम करेक्ट करना है, सबसे आसान तरीका उसके लिए क्या है? सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि पीएफ में नाम करेक्शन और डिटेल करेक्शन जो है वो पीएफ ऑफिस के द्वारा क्रिएट नहीं की गई है। ये इशू जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई द्वारा क्रिएट किया गया है कि उन्होंने सही रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है कि लोग रिटायर होते हैं या लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, उसके बाद में वो अपनी डिटेल्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो उसी टाइम पे आपको चेक करना चाहिए कि मेरी क्या डिटेल्स कंपनी ने दी है, ताकि आप कंपनी के थ्रू उसको ठीक करवा पाए। क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉब्लम ये बताते हैं अपनी कि जब मैं कंपनी छोड़ के चला आया हूँ तो मुझे कंपनी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये इशू अगर आप कंपनी में रहते हुए रिजोल्व कर लें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। दूसरी बात कि जितने भी हमारे करेक्शंस होते हैं वो करेक्शंस कंपनी के थ्रू ही होते हैं। बेसिकली ईपीएफओ का जो भी प्रोसीजर है वो ट्राई पार्टी है। एम्प्लॉई अपनी डिटेल्स एम्प्लॉयर को देता है और एम्प्लॉयर पीएफ ऑफिस को देता है। तो सारी डिटेल्स अगर कुछ करेक्ट भी होना है तो वो एम्प्लॉयर के थ्रू होती है। तो दो मेथड है हमारे पास, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर ऑनलाइन में अप्लाई करता है तो मेंबर जब अप्लाई करता है तो वो कंपनी के पास जाता है और कंपनी उसको फॉरवर्ड करती है पीएफ ऑफिस को। वैसे ही अगर ऑफलाइन करता है तो उसे एक जॉइंट डिक्लेरेशन नाम का फॉर्म है वो फिल करना होता है। उस जॉइंट डिक्लेरेशन में मेंबर अपना साइन करता है और कंपनी अपना साइन करती है और रिक्वायर्ड जो भी उनको चेंजेस है वो उसमें लिखते हैं, वो फिजिकली ऑफिस में सबमिट होता है। अच्छा, ये ऑनलाइन फॉरवर्डिंग को मैं समझा दूं, ऐसे फिजिकली कुछ फॉरवर्ड नहीं होता, डिजिटल से अप्रूव करता है एम्प्लॉयर, इसका मतलब वो फॉरवर्ड हो गया। हाँ, वो सिस्टम में आ जाता है अपने आप। और इसमें अभी तक हमारे पास जो ऑनलाइन में फैसिलिटी है वो है कि आप नाम चेंज करवा सकते हो, अपना नाम करेक्शन करवा सकते हो। इसके अलावा आप जेंडर चेंज करवा सकते हो और डेट ऑफ बर्थ के अंदर करेक्शन करवा सकते हो। तो अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर करेक्शन 3 साल से कम का है तो वो केवल आप अपना आधार नंबर डाल के
जब सबमिट करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर 3 साल से ऊपर का करेक्शन है डेट ऑफ बर्थ में तो उस केस में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका ESIC कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है। और अगर ये सब नहीं है तो एक मेडिकल ऑफिसर जो है वो एज सर्टिफिकेट बना के देता है, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, ओके। तो ये ऑनलाइन में है फैसिलिटी। अगर आपको फादर नेम करेक्ट करना है या आपको डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन करवानी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्ट करवानी है, उस केस में आपको फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और उसके साथ क्या? उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे कि फादर नेम करेक्ट है या नेम करेक्शन है आपका, तो उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब डॉक्यूमेंट्स में 1 या 2 डॉक्यूमेंट जो कि आपके केस को जस्टिफाई करते हैं वो आप जमा करा सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करवानी है तो डेट ऑफ बर्थ में आपको वही सेम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो आप ऑनलाइन में दे रहे हैं, जो पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ESIC कार्ड, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट। अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग या डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट करवानी है तो उस केस में कंपनी जो है अपना फॉर्म 5 और फॉर्म 10 होता है जिसके अंदर डिक्लेयर करती है कि इन्होंने इतने से इतने तक सर्विस की है। उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का भी होता है कि आप टर्मिनेशन लेटर दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं, उनसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये आप फिजिकली जमा कराएंगे। आजकल ऑफिस EPF ऑफिस ने ईमेल पे भी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ अगर आप ज़्यादा दूर है और आप ऑफिस विजिट नहीं कर सकते तो आप ईमेल पे स्कैन करके भेज दीजिए, उससे भी काफ़ी हो जाता है। ठीक है। कितनी कॉपी में ये जमा कराना है? क्या हर डॉक्यूमेंट पर एम्प्लॉयर का सील और सिग्नेचर होना मैंडेटरी है? हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। इस केस में एक इशू आता है कि जब कंपनी क्लोज हो जाती है, तो कंपनी क्लोज जब हो जाती है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है लोकल MLA MP किसी गजेटेड ऑफिसर से या फिर अपना जो बैंक अकाउंट आपका जिस बैंक में है उसके मैनेजर से आप अटेस्ट करवा के ये सबमिट करा सकते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी। और सिंगल कॉपी सबमिट करानी है? सिंगल कॉपी सबमिट करवानी होती है, लेकिन इसमें आपको एक फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए ताकि PF ऑफिस उस पर स्टाम्प लगा के आपको रिसीविंग दे पाए। ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप PF ऑफिस में विंडो में जाते हो तो वहाँ पे आपको, अगर आपके पास एक और कॉपी है तो उस पर रिसीविंग की सील होगी, तो दैट इज़ अ प्रूफ कि आपने ये इस तारीख को जमा करा है PF ऑफिस में। कोई व्यक्ति जिसका मोबाइल नंबर गुम गया है, उसको पासवर्ड भी नहीं पता है, अब वो पासवर्ड कैसे रीसेट करेगा, क्योंकि OTP तो मोबाइल नंबर के ऊपर आता है, तो इस केस में वो अपना मोबाइल नंबर कैसे करेक्ट करे? तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपके पास मोबाइल खो गया है और आपका आधार और पैन और बैंक KYC वगैरह हो रखा है, अगर आपका आधार KYC हो रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। वो फॉरगेट पासवर्ड में आप जब आधार नंबर डालेंगे तो आपको वो ऑप्शन देगा कि आप पुराने नंबर पे या नए नंबर पे आप OTP चाहिए। ये तो मान के ही चलो सर, लेकिन ये तो ये ऑप्शन हमें पता है, लेकिन ये तो मान के चलो नहीं है आधार लिंक। लेकिन अगर आधार लिंक नहीं है उस केस में इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है तो उस केस में कंपनी KYC कर सकती है, कंपनी आधार डिटेल्स डाल सकती है। और अगर कंपनी अगर कुछ मिस्टेक्स है, कुछ करेक्शन होना बाकी है, अगर नाम में और जेंडर में और फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ भी डिफरेंस है, उस केस में सिस्टम जो है कंपनी को अलाउ नहीं करता है। तो उस केस में आपको अपने आधार कार्ड के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। PF ऑफिस आपका आधार नंबर आपके डेटाबेस में सीड करेगा। उसमें आपका ये होगा कि कंपनी के पास आपका KYC चला जाएगा अप्रूवल के लिए, और कंपनी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसको अप्रूव कर सकता है। और साथ में जब डिटेल्स ठीक हो गई तो उस केस में फिर आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू फिर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करो। हाँ, और इसमें वही मोबाइल नंबर ऐड करना चाहिए जो आधार से लिंक है। ओके, ताकि जब आपका OTP आए विड्रॉल और ट्रांसफ़र के समय, तब वो आपके उसी मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाए। कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि PF का इंटरेस्ट पहले जो मई अप्रैल तक आ जाता था, अब वो दिसंबर तक आने लग गया है। ऐसा पहली बात क्यों हो रहा है, और इससे क्या उनकी कंपाउंडिंग, जो क्योंकि हमारे फाइनेंस का भी चैनल है तो काफ़ी लोग कंपाउंडिंग के बारे में जानते हैं, तो कंपाउंडिंग ख़राब हो जाती है क्या? इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब इसमें मेंबर को कोई लॉस नहीं होता। बेसिकली ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है कि CBT जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करता है विद द अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उसमें ये होता है कि कई बार प्रपोजल जाने में लेट होता है, कई बार मीटिंग्स नहीं हो पाती है, तो ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है। इसमें इंटरेस्ट कभी भी डिक्लेयर हो वो आपको उसी डेट से मिलेगा जब से आप एलिजिबल हो, और इसमें कंपाउंडिंग का कोई डिफरेंस नहीं आता है।
कई लोग बोलते हैं कि हमने इंटरेस्ट मिलने से पहले जॉब छोड़ दी तो अब। हाँ, तो उस केस में ये होता है कि अगर जब भी आपको पैसा निकालना है, आपको जब भी क्लेम फाइल करना है, आप क्लेम फाइल कीजिए। उस टाइम तक का जो इंटरेस्ट है, जो बचे हुए महीने हैं इस ईयर के जिसका इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उसको आपको पिछला जो ईयर है फाइनेंशियली, उसमें जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर हुई थी उस इंटरेस्ट रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अरे वाह। तो कई बार उसमें ये होता है कि जनरली जैसे अभी लास्ट टाइम पे 8.65 थी, फिर बीच में 8.5 हो गई, फिर 8.6 हो गई, तो जो हल्का सा डिफरेंस होता है उसी का फ़र्क पड़ता है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब बट आप अगर इंटरेस्ट आपके पासबुक में आने से पहले भी पैसा निकाल लो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। जब भी क्लेम प्रोसेस होता है उस टाइम पे जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होता है वो इंटरेस्ट लगा के ही क्लेम अप्रूव होता है। यूएन, तो यूएन आने से काफ़ी चीज़ें आसान हुई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी है जिनके 2 यूएन है। तो पहली बात, 2 यूएन जब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है तो 2 यूएन एक आदमी के कैसे बन सकते हैं, और बाय चांस अब बन गए हैं तो उसको कैसे मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों यूएन में आधार की केवाईसी होनी चाहिए, लेकिन आधार की केवाईसी तो एक टाइम में एक ही यूएन के साथ हो सकती है, तो ये कैसे सॉल्व होगा इशू? बेसिकली यूएन जो है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, इट इज़ नॉट यूनिक अकाउंट नंबर। अच्छा। तो ये मल्टीपल होना कोई गलत बात नहीं है, पर यह है कि हम लोग अभी जब आधार से इसको लिंक कर रहे हैं तो वो सिंगल आधार होने की वजह से ये सेम हो रहा है, और इसका पर्पस भी यही था कि ये यूनिक रहे। पर उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे आधार से लिंकिंग होना मैंडेटरी नहीं था, और उस केस में सभी कई कंपनीज़ ने अलग अलग यूएन नंबर अलॉट किए, उसकी वजह से 2, 3, 4 बहुत सारे यूएन लोगों के हुए। तो अभी जब आधार से लिंकिंग कर रहे हैं तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि एक यूएन से दूसरे यूएन में आपको जो उस यूएन में जो आपका पीएफ नंबर है उससे आप ट्रांसफ़र क्लेम अप्लाई कीजिए। वो फिजिकली अप्लाई होगा, वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो जब आप फिजिकली क्लेम अप्लाई करेंगे तो आपका जो पुराना वाला पीएफ है वो नए वाले यूएन में चला जाएगा। तो वो जो पहले वाला यूएन है उसमें कोई अमाउंट आपका बाकी नहीं रहेगा, तो पहले वाले यूएन में आपका कोई अमाउंट बाकी नहीं रहेगा, तो उस केस में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म भरना होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं? ट्रांसफ़र फॉर्म होता है, फॉर्म 13 बोलते हैं उसको। वो आप दोनों कंपनी में से किसी भी कंपनी से अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप करंट से करवाना चाहें तो करंट से करवा सकते हैं, पहले वाली से करवाना चाहें तो पहले से करवा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर्म 13 के साथ में कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फॉर्म 13 में आप केवल पैसा जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पीएफ ऑफिस के पास ही रहेगा। दोनों में आपका अगर नाम सेम है और फादर नेम वगैरह डिटेल सेम है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब एक बहुत मज़ेदार सवाल, कई लोग ये बोलते हैं कि हम 2 जॉब करते हैं, और कर सकते हैं लोग 2 जॉब, दोनों जगह पीएफ कट रहा है और साइमल्टेनियसली जमा हो रहा है, फिर जब वो ट्रांसफ़र या विड्रॉल करने जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है उनका क्लेम। अब ये लोग क्या करें, गुनाह है क्या 2 जॉब करना? नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कभी भी 2 जॉब या 3 जॉब मना नहीं है। तो लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो दिन में भी कई ड्यूटी देते हैं और रात को कई और ड्यूटी करते हैं, तो ऐसा होना लाजमी है। इस केस में ऑनलाइन में हमारा जो सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हमारी जो हम पीएफ में सर्विस काउंट करते हैं लगभग जैसे 30 साल के आसपास की सर्विस है, तो आप उसको 60 ईयर्स नहीं कर सकते। तो जब सिस्टम अलाउ नहीं करता है तो आपको फिजिकली अप्लाई करना होता है, तो फिजिकल आप क्लेम अप्लाई करेंगे और वो दोनों पीएफ जो है वो सेटल हो सकता है। तो ट्रांसफ़र के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा या विड्रॉल के लिए अप्लाई? इसमें ट्रांसफ़र में इश्यूज रहते हैं, तो बेटर है कि विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली बैकएंड से पीएफ ऑफिस को इसको इश्यू सॉर्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ये सॉर्ट नहीं हो सकता। हाँ, ऑनलाइन में ये फैसिलिटी अभी नहीं है, और जब ऑनलाइन क्लेम आता भी है तो उसमें ओवरलैपिंग केसेस बोल के रिजेक्ट हो जाता है। तो आप जो है वो फिजिकल क्लेम अप्लाई कीजिए। अगर आप ट्रांसफ़र भी होगा तो आपका सर्विस जो है एक ही टाइम का दिखाएगा, टोटल सर्विस ऐड नहीं होगा उसमें। तो जैसे किसी ने 3 साल दोनों कंपनी में काम किया है तो टोटल सर्विस 3 साल ही रहेगी, लेकिन अमाउंट जो भी है वो दोनों का मिक्स होके आ जाएगा। तो बेटर है कि एक कंपनी से विड्रॉ कर लिया जाए। अंडरस्टूड। करीब इंडिया में 1500 ऐसी कंपनीज है जो अपना पीएफ खुद मैनेज करती है। जो इस कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपना बाद में मान लीजिए वो पीएफ ऑफिस में आके या ईपीएफओ के पास अपना पीएफ ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या वाइस वर्सा, तो इसका करेक्ट प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि उस एम्प्लॉय को क्या करना है, या उसका एम्प्लॉयर देख रहे हैं तो उन एम्प्लॉयर को क्या करना है। तो बेसिकली आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, एग्जम्प्टेड ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारे ट्रांसफ़र के 2-3 प्रोसीजर है। सिंपल अनएग्जम्प्टेड कंपनी से अनएग्जम्प्टेड में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो फॉर्म 13 हम अप्लाई करते हैं। वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है।
इसी तरह से जब एग्जेम्प्टेड से अनएग्जेम्प्टेड में जा रहे हैं, मतलब बेसिकली आप ट्रस्ट से पीएफ ऑफिस में क्लेम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एक क्लेम अप्लाई करना होता है। वो क्लेम कंपनी के पास भी, ट्रस्ट के पास भी जाएगा, वो ट्रस्ट के लॉगिन में भी जाएगा, और वही क्लेम जो है वो पीएफ ऑफिस के पास भी आएगा। जब वो पीएफ ऑफिस के पास आएगा तो पीएफ ऑफिस उसमें सर्विस ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि सपोज़ आप जयपुर में किसी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं और आपको दिल्ली की किसी कंपनी के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना है जो कि अनएग्जेम्प्टेड है, जो कि पीएफ ऑफिस मेंटेन करता है। तो अब जब आप क्लेम अप्लाई करेंगे तो वो जयपुर ऑफिस में जो ट्रस्ट है उसके अंदर जाएगा। ठीक है। क्लेम ये कैसे, बट ट्रस्ट में हम क्लेम कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो ऑनलाइन नहीं, जो सिस्टम है उसके अंदर ही ट्रस्ट का भी एक लॉगिन बना हुआ है। पीएफ ऑफिस ने ट्रस्ट का भी एक लॉगिन बनाया हुआ है, तो वो ट्रस्ट के लॉगिन में दिखाएगा क्लेम, और ट्रस्ट वहाँ से एक अनेक्षर के जनरेट करेगा। अनेक्षर के जनरेट होगा, उसमें सर्विस डिटेल्स होती है, उसमें डिटेल्स होती है कि मेंबर ने कब से कब तक काम किया है और कितना पैसा है उसका। उसके बाद में जब वो अनेक्षर के जनरेट होगा, उसके साथ में ही उसी टाइम पे कंपनी जो है, ट्रस्ट है, वो पीएफ ऑफिस के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगी, जो कि डिजिटली अप्रूव होगा, डिजिटल साइन से अप्रूव होगा। वो ईसीआर के थ्रू होता है। और ये जो मेंबर ने जो क्लेम अप्लाई किया और वो पीएफ ऑफिस पहुंचा, तो जो वो जयपुर पीएफ ऑफिस में पहुंचेगा, जयपुर पीएफ ऑफिस वाले दिल्ली पीएफ ऑफिस को अपना पेंशन का सर्विस ट्रांसफ़र करेंगे। तो पेंशन जाएगी जयपुर पीएफ ऑफिस के थ्रू दिल्ली पीएफ ऑफिस में, और जो पीएफ का पैसा है वो ट्रस्ट डायरेक्ट भेजेगा दिल्ली पीएफ ऑफिस को। ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट से अनएग्जेम्प्टेड में, तो एनेक्शर के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय देगा कि एम्प्लॉयर देगा? एम्प्लॉयर जनरेट करेगा। एम्प्लॉयर जनरेट करेगा, और फिर वो एम्प्लॉय को फिजिकली आके पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा? नहीं, इसमें फिजिकली कोई रोल नहीं है। वो जो अनेक्षर के जनरेट होगा वो सीधा पीएफ ऑफिस को मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम अनएग्जेम्प्टेड से ट्रस्ट में जाने की बात करते हैं तो भी ऑनलाइन क्लेम होगा। और ऑनलाइन क्लेम होगा तो आजकल की सिस्टम है, पहले ऑफलाइन क्लेम्स होते थे इसमें फिजिकल, तो उसमें हमें ट्रस्ट का कैंसिल चेक लेते थे। तो ट्रस्ट के कैंसिल चेक से उसके बैंक अकाउंट के अंदर हम उसका पीएफ ट्रांसफ़र करते थे और पेंशन सर्विस हमारे पास ही रहती थी। अभी हम ये हो गया है कि हमने सारे जो चेक्स, सारे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है ट्रस्ट के, वो सारे फीड कर दिए। तो अभी मेंबर जब ऑनलाइन क्लेम करता है तो उस केस में वो सीधा ट्रस्ट चूज़ करता है कि वो कौन सी कंपनी में जा रहा है, उसकी ट्रस्ट की डिटेल्स भरता है, वो बैकग्राउंड में चेक होती है। अगर वो ठीक है तो उस केस में उसका पीएफ जो है पीएफ ऑफिस ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। परफेक्ट। तो जो भी एम्प्लॉय ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, क्या उनका भी जैसे नॉर्मल अनएग्जेम्प्टेड वालों का यूज़र नेम पासवर्ड होता है यूएन में, उनके पास भी वो होता है क्या? हाँ, तो बेसिकली पीएफ, जब भी आपका पीएफ अकाउंट खुलता है या यूएन नंबर जनरेट होता है तो आपका एक लॉगिन होता है जो आपको एक्टिवेट करना होता है। तो वो हमारे जो मेंबर इंटरफेस के नाम से एक वेबसाइट पे पेज है, उसमें आप जाइए, अपना यूएन एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद में वो आपका लॉगिन एक्टिवेट हो जाता है। तो वो सभी के लिए होता है और वो लाइफ लॉन्ग रहता है, जब तक आप सेम यूएन यूज़ करेंगे तो सारे डिटेल्स उसमें दिखाएगा। ठीक है सर। कई लोग ये बोलते हैं कि हमारा तो कंपनी सीटीसी मॉडल फॉलो करता है और एम्प्लॉय शेयर एम्प्लॉयर शेयर दोनों हमारा ही डिडक्ट हो जाता है, तो क्या ये अलाउड है? ऐसा कर सकती है कंपनीज? तो बेसिकली जो आजकल कॉरपोरेट कंपनी सीटीसी मॉडल फॉलो करती है, उसमें पहले वो एम्प्लॉयज़ को पहले ही क्लियर कर देती है कि सैलरी में क्या पार्ट होगा और सैलरी के अलावा उनको क्या कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है, जैसे कि इंसेंटिव्स है, बोनस है, कुछ टेलीफोन बिल, मेडिकल बिल, इस टाइप के कुछ होता है। तो अगर कंपनी बोलती है कि पीएफ सैलरी का पार्ट है तो दैट इज़ रॉन्ग, और अगर वो कॉस्ट टू कंपनी में आ रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपकी सैलरी स्लिप के अंदर दोनों ही पार्ट आ रहे हैं तो उस केस में आप कंपनी से कंप्लेन कर सकते हैं, प्लस में आप पीएफ ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो क्योंकि कॉस्ट टू कंपनी इज़ नॉट बेसिक सैलरी, हाँ, तो वो ग्रोस सैलरी भी नहीं है, तो इसलिए उनका जो सिस्टम होता है वो उसमें एम्प्लॉय शेयर जो है कॉस्ट टू कंपनी में काउंट होता है। समझ गया। तो अगर आपके बेसिक या ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है तो वो गलत है, एडिशनल करके सीटीसी में ऐड हो रहा है तो दैट इज़ ओके। पीएफ की जो लिमिट होती है वो 15,000 का 12% यानी 1,800 रुपये होती है। 1,800 रुपये एम्प्लॉय को डिडक्ट करना है, 1,800 रुपये उसका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज़ द
सीलिंग लिमिट जो पीएफ ने बना रखी है। कुछ लोग चाहते हैं तो इससे ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी बोलती है मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो 1800 ही करूँगी। क्या ये सही है? एम्प्लॉई मान लो 5000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंपनी बोलेगी मैं तो 1800 ही करूँगी। तो बेसिकली दिस डिपेंड ऑन द ऑफर कंपनी जो मेंबर को देती है। तो स्टार्टिंग में अगर वो कंपनी को जब अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देती है मेंबर को, तो उस टाइम पे अगर वो बोल रही है कि हम भी 100% वेजेस पे देंगे, तो उनको देना चाहिए। ठीक है। पर दैट इज नॉट परव्यू ऑफ द ईपीएफओ। ईपीएफओ बोलता है आपके ऊपर। हाँ, तो बेसिकली 15,000 का जो 12% है दैट इज 1800 रुपीज़, वो एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है। अगर 15,000 से ऊपर सैलरी है तो उस केस में वो 1800 उनको देने हैं। अगर उससे ऊपर वो देना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। ओके। मेंबर के ऊपर फ्रीडम है, मेंबर कितना भी दे सकता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के नाम से भी दे सकता है, और अपना 12% जो है वो फुल सैलरी पे भी दे सकता है। अच्छा, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का जस्ट मैं एक छोटा सा फॉलोअप सवाल पूछ लेता हूँ। लोगों को ये नोशन है, मुझे भी नहीं पता है, कि ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट हो सकता है? 12, 20, 12 तो है ही है, 20, 50, 100, 100% हो सकता है? हाँ, तो इसका कोई नॉर्म नहीं है, इसका कोई लिमिट गवर्नमेंट ने सेट नहीं किया हुआ है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा तक करते हैं, 90% तक भी करते हैं, 100% तक भी करते हैं। मतलब अलाउड है? हाँ, दैट इज अलाउड। पर अभी जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट बजट के अंदर जो टैक्सेबल किया है वो टैक्स तो लग जाएगा, लेकिन अलाउड है फिर भी। अब सर एक क्वेश्चन जिसके लिए मैं मतलब न्यूज़ मीडिया को भी जिम्मेदार थोड़ा बहुत ठहराता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल ऑनलाइन मिलते हैं कि आपने जॉब छोड़ी, 36 महीने तक आपका अकाउंट एक्टिव रहता है, 36 महीने तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और इसलिए बहुत सारे लोग पैसा निकाल लेते हैं अपना 36 महीने के बाद। बट जब हम लोग एक्ट देखते हैं, रूल्स देखते हैं, तो उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं। हाँ, जो 58 साल के लोग हैं उनके लिए 36 महीने की लिमिट ज़रूर है। तो व्हाट इज़ द रियल रूल, और क्या सही में 36 महीने बाद इंटरेस्ट बंद हो जाता है? नहीं, बेसिकली ये सब इन्फॉर्मेशन फैलाना जो है न्यूज़ मीडिया के लिए क्रिमिनल एक्ट है। इससे आप जो है पीएफ के मेंबर्स को बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। तो जो रूल है हमारा उसके हिसाब से 55 की एज तक आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। 55 के बाद में अगर आपका कंट्रीब्यूशन बंद हो गया है तो वो 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 58 तक आपको कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 58 के बाद में वो इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। पर 58 की एज तक, सपोज यू आर 30 और आपने अगर जॉब छोड़ दी तो 33 तक आपको मिलेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो वो आपको 55 तक ही मिलेगा। ये हो सकता है कि सिस्टम के अंदर कई बार चेंजेस नहीं होने की वजह से सिस्टम में आपको 3 साल का इंटरेस्ट शो करके उसके बाद में आपको इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। पर जब भी आप क्लेम निकालेंगे, जब भी आप पीएफ निकालना चाहेंगे, उस टाइम पे सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपके पास आएगा। तो इसीलिए किसी भी मेंबर को जो 36 मंथ होने की जल्दी के चक्कर में पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन स्कीम में ये रूल है कि 10 साल की सर्विस होने के बाद में आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस टाइप से जब भी अपनी नौकरी छोड़ते हैं तो वो अपना पीएफ निकाल लेते हैं, तो वो टोटल एक्यूमुलेटिव सर्विस जो है वो 10 साल से कम ही रह जाती है, तो उनको वो पेंशन से स्कीम से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो जितना टोटल सर्विस होगा उसी हिसाब से आपकी पेंशन इंक्रीज होगी। तो प्रॉबेबली मतलब यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो केवल हमने एक ऐसा वीडियो बना रखा है जिसमें बोला है कि 36 महीने की कोई लिमिट नहीं है, आप पूरा पैसा रखिए। बाकी हर व्यक्ति, हर न्यूज़ मीडिया में 36 महीने की लिमिट आपको दिखाई देगी कि जॉब छोड़ने के 36 महीने बाद अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। हाँ, बेसिकली कई सारे कंपनीज और ट्रस्ट जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रहे हैं। वो लोग इसलिए करते हैं ताकि लोग जल्दी से पैसा निकाल लें और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो कई बार बाद में इश्यूज होते हैं जब ट्रांसफ़र क्लेम अप्लाई किए जाते हैं और वो सब, तो इसलिए वो गाइड करते हैं कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए, इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरे बीच में आ गया, मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे। किसी व्यक्ति ने जॉब छोड़ी, उसने अपना पूरा पैसा निकाल लिया, अब वो कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है, तो क्या अगर मान लीजिए वो 20,000 पे ज्वाइन कर रहा है तो क्या उसका पीएफ डिडक्ट होना मैंडेटरी है? दोनों केस, अगर उसने पैसा नहीं निकाला है तो क्या डिडक्ट होना मैंडेटरी अगर वो कंपनी पीएफ में कवर्ड है तो, और अगर पैसा निकाल लिया है, पूरा फुल एंड फाइनल निकाल लिया है, तो क्या डिडक्ट होना मैंडेटरी है? तो जब तक मेंबरशिप आपकी कंटिन्यू चल रही है, आपने पीएफ सेटल नहीं किया है, उस केस तक आप एलिजिबल हैं कि आपको पीएफ कटवाना चाहिए। और आप जब न्यू कंपनी में जाएंगे तो आप अपना वहाँ पे पुराना यूएन नंबर देंगे और उसी पे आपका डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले सेटल कर दिया है और उसके बाद में आप न्यू कंपनी में हायर वेजेस पे ज्वाइन करते हैं तो आपका पीएफ मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी है।
वेरी। वैसे तो निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी लोगों को डिस्करेज कर दिया है हायर वेजेस पे अपना कंट्रीब्यूशन पे करने के लिए, क्योंकि टैक्स लगने लगा उस पर। लेकिन फिर भी अगर कोई लोग चाहें कि वो 12% से ज़्यादा पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या एम्प्लॉयर भी चाहे कि वो एम्प्लॉय मान लीजिए 20% पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी 20% पे मैच करना चाहता है, तो कहीं लिखा हुआ एक्ट में कि इसके लिए डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो क्या प्रोसेस है? अप्रूवल का वेट करना पड़ता है, नहीं कैसे करना है? बेसिकली वॉलंटरीली पीएफ या हायर जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट वी डोंट से परमिशन बट इंटीमेशन। तो मेंबर जो है वो कंपनी को एक रिटर्न में इंटरनली डॉक्यूमेंट सबमिट करता है या लेटर सबमिट करता है कि मुझे हायर कंट्रीब्यूशन करना है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना है। कंपनी वो हमेशा मेंटेन रखती है अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में कंपनी जो है वो पीएफ ऑफिस के अंदर इंटीमेट करती है कि वी आर पेइंग ऑन द हायर वेजेस, और मतलब हायर कंट्रीब्यूशन वी आर पेइंग। तो एम्प्लॉयर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉयर भी से 20% पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैच कर सकता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। हाँ, उसके लिए बस एक इंटीमेशन देना है और कोई वेट नहीं करना है कि हाँ पीएफ डिपार्टमेंट से अप्रूवल आएगा और हम नहीं, वैसा कुछ नहीं। सिमिलरली सर प्रोसेस बता दीजिए अर्ली पेंशन लेने का और डिफर्ड पेंशन लेने का, क्या उसके लिए भी कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट या अप्रूवल चाहिए होता है? अर्ली पेंशन के लिए बेसिकली आप जब भी क्लेम अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन आपको 10D पेंशन के लिए 10D क्लेम अप्लाई करना होता है। तो आप जब भी क्लेम अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपकी जो एज है उस बेसिस पे आपको, लेकिन 58 से पहले वो ऑनलाइन नहीं अप्लाई करने देता है। 50 के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, बेसिकली जो सिस्टम है वो केवल 10 ईयर्स कैलकुलेशन काउंट करता है कि 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। अगर 10 ईयर की सर्विस हो गई है तो वो आपको क्लेम अप्लाई करने देगा, और उसके बाद में जिस एज में आप कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका फैक्टर रिड्यूस होके आपको रिड्यूस पेंशन मिलेगी। इसी तरह से हायर पेंशन के लिए जब आप जाएंगे, डिफर्ड पेंशन के लिए जाएंगे, तो आप 59 और 60 दो ऑप्शन वहाँ पे आते हैं। तो आप अपनी एज के हिसाब से वहाँ पे चूज़ कर लीजिए और उसी फैक्टर में आपको थोड़ी पेंशन बढ़ के मिलेगी। बट ये पहले परमिशन लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से कि हम 59 तक कंट्रीब्यूट जब आप क्लेम अप्लाई करेंगे 58 के बाद में जब आप क्लेम अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक ऑप्शन देगा डेफर्ड पेंशन का, और आप डेफर्ड पेंशन को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 59 और 60 आप चूज़ कर सकते हैं। जब आप 59 चूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो है आपकी 4% के आसपास इंक्रीज होती है, और जब आप 60 में करेंगे तो 8% के आसपास इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये दोनों भी प्रोसेस पूरे ऑनलाइन ही है। सर 2014 में एक रूल आया था कि ईपीएस अगर कोई व्यक्ति 15,000 से ऊपर पे ज्वाइन कर रहा है तो उसका पेंशन शेयर डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो कई सालों तक लोगों को ये रूल ही पता नहीं चला, या अभी तक भी नहीं पता चला है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 15,000 से ऊपर पे ज्वाइन किया है लेकिन उनकी ईपीएस मस्त कट रही है, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, कई जगह पेंशन नहीं कट रही, पूरा ही पीएफ में जा रहा है। तो ये केस भी जब वो विड्रॉल के लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, कैसे सॉल्व करें? तो बेसिकली रूल ये है कि 1 सितंबर 2014 के बाद में अगर किसी कंपनी ने किसी मेंबर ने कंपनी ज्वाइन की है और अगर वो पहले से ईपीएस का मेंबर है, बेसिकली उसका पहले से पीएफ के साथ में पेंशन कटता आ रहा है, तो वो हायर वेजेस है उसके, फिर भी वो पेंशन कटवा सकता है। मतलब न्यू कंपनी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पे आपके हायर वेजेस है 15,000 से ऊपर, तो अगर आप पहले मेंबर थे तो यू विल कंटिन्यू टू बी मेंबर। और अगर आपका पहले कोई पीएफ अकाउंट नहीं है, सेटल हो चुका है, या आपने पेंशन की मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी, तो उस केस में आप नए मेंबर नहीं बनेंगे। ठीक है। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन अगर कंपनी गलती से काट रही है तो उस केस में आपको पीएफ ऑफिस को कंपनी के थ्रू एक लेटर भिजवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरा पीएफ और पेंशन मर्ज कर दी जाए। ये एक बेसिक प्रोसेस है। इसके अलावा एक प्रोसेस मेन प्रोसेस ये है कि कंपनी जो है रिवाइज्ड ईसीआर सबमिट करे। तो रिवाइज्ड ईसीआर सबमिट करने में वो सारे जो उसने एंट्रीज की थी वो सब करेक्ट होंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्म होता है रिवाइज्ड 3A फॉर्म वो कहलाता है। तो वो कंपनी को सिग्नेचर करके एप्लीकेशन के साथ डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा, और फिर वो वापस अगर पेंशन नहीं कटी तो कटेगी, और अगर मान लीजिए वो सारा जितना भी कंट्रीब्यूशन में मिसमैच है, रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है। तो रिवाइज 3A अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ पासबुक ओनली। आपके पासबुक में जैसा एंट्री होती है उसी तरीका का एंट्री होती है,
बट इसमें वो करेक्ट एंट्री दिखाई जाती है कि अभी मेरा से 1250 नहीं कटा था, अब इस कॉलम में 1250 आना है, तो कंपनी पूरी वो एक्सेल बना के डिपार्टमेंट को सबमिट। इसमें एक केच ये भी है कि जब तक जितना कंपनी अगर रिवाइज ईसीआर के थ्रू कर सकती है तो उसे वो प्रोसेस करनी चाहिए, क्योंकि पीएफ ऑफिस जो है ऑलरेडी ओवर बर्डनड है। लेकिन रिवाइज ईसीआर कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो रिवाइज ईसीआर ये होता है कि अगर रिसेंट कोई ईसीआर है तो आप उसको कैंसिल करके दोबारा फिल करिए। वो तो अगर पेमेंट नहीं किया है तो आपने? नहीं, अगर पेमेंट किया हुआ है तो भी पेमेंट किया हुआ है तो उसमें आप कैंसिल करेंगे, पीएफ ऑफिस आपको पूरा पेमेंट देगा, उसके बाद में आप सबकी एंट्री, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों का पैसा गलत काट रही है, तो उस केस में मैनुअली एक एक करेक्ट करना प्रॉब्लम होता है। बेसिकली ये इशू तब भी आता है जब 58 के बाद में, जब पेंशन मेंबरशिप खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी पेंशन में पैसा डिडक्ट होता रहता है, तो उस केस में भी आपको मर्ज करना होता है। स्कीम सर्टिफिकेट, तो जब फिजिकल फॉर्म हम लोग भरते थे तब उसमें ट्रांसफ़र के केस में आता था, डू यू वांट टू टेक योर स्कीम सर्टिफिकेट, और लोग टिक करके सर्टिफिकेट, मैंने कभी देखा नहीं बट शायद कुछ मिलता होगा। तो क्या अभी भी ये रिलेवेंट है, अभी भी स्कीम सर्टिफिकेट लेना चाहिए, या किसी लोगों की पुरानी सर्विस है तो वो स्कीम सर्टिफिकेट कहाँ से लें, आप कैसे करें? हाँ, तो स्कीम सर्टिफिकेट लेना और लेना चॉइस नहीं है। बेसिकली जब आप पेंशन के लिए क्लेम फिल करते हैं तो उस केस में आपकी जितनी भी पुरानी सर्विसेज है उन सब का एडिशन होता है। तो अगर आप जब अपनी सर्विस सेव करना चाहते हैं तो उस केस में आप स्कीम सर्टिफिकेट लीजिए, और ये स्कीम सर्टिफिकेट टेंसी क्लेम के थ्रू होता है। तो आप जब ऑनलाइन टेंसी क्लेम अप्लाई करेंगे तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट जनरेट होगा और हम लोग आपको भेजेंगे, तो ये मैनुअली प्रिंट करके मेंबर के एड्रेस पे भेजा जाता है। लेकिन ये तो नहीं मिलता है किसी को भी? नहीं, ये मिलता है ये मिलता है, भेजा जाता है। और इसके अलावा जब आप पेंशन का क्लेम फिल करते हैं उस केस में आपको स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे डालना होता है। तो जब आप वो नंबर वहाँ पे डालेंगे तो वो सर्विस आपकी उसमें ऐड होगी, और वो जो आपकी 10 ईयर्स प्लस सर्विस हो गई तो उस बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगी। तो स्कीम सर्टिफिकेट बेसिकली आपको पेंशन क्लेम अप्लाई करते टाइम काम। तो बेसिकली इट इज़ अ सर्टिफिकेट जो कहता है कि आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतनी सर्विस रही है, और वो, बट अब चूंकि सब रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है तब इसकी क्या ज़रूरत है? धीरे धीरे सब डिजिटाइज हो सकता है। स्कीम सर्टिफिकेट उस टाइम पे था जब क्योंकि अभी भी हमारे पास वैसे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं जो प्री यूएन पीरियड में थे, तो किसी का 90s का, किसी का 60s 70s का हमारे पास स्कीम सर्टिफिकेट अगर आता है तो हमें वो एडिशन करना ही पड़ता है सर्विस में, तो हमने इसीलिए स्कीम ओपन रखी हुई है अभी तक। समझ गया। चलिए सर, लास्ट सवाल, कई सारी कंपनी बंद हो चुकी है, बंद हो जाती है, या फॉर वर्स रीज़न एम्प्लॉयर उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, HR हेल्प नहीं कर रहा है, इन दैट केस वो एम्प्लॉय अपनी KYC कैसे करवाएं, KYC कैसे अप्रूव करवाएं, करेक्शन कैसे करवाएं, विड्रॉल के DSC कैसे अप्रूव करवाएं? जैसे कई बड़ी कंपनी सुजलॉन, मतलब बड़ी सुकम कंपनी बंद हो गई, हज़ारों 15,000 एम्प्लॉई अब वो घूम रहे हैं इधर उधर, अपना पैसा कैसे निकालेंगे वो, और डिपार्टमेंट ये भी बोलता है कि हम फिजिकल आपके विड्रॉल्स नहीं लेते। हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कंपनी क्लोज हो जाती है और वो पीएफ ऑफिस के रिकॉर्ड्स में क्लोज है, उस केस में मेंबर को जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो लोकल MLA, MP, गजेटेड ऑफिसर, इसके अलावा लोकल CBT मेंबर्स है। इसके अलावा सबसे इजी ऑप्शन है कि वो जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट मेंटेन होता है उस बैंक मैनेजर से वो सारा स्टाम्प करवा के, अटेस्ट करवा के पीएफ ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। अभी पेपरलेस होने की वजह से और किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए वी रिक्वेस्ट मेंबर्स कि वो ऑनलाइन ही सारे सबमिट करें, पर अगर कंपनी क्लोज हो गई तो उस केस में KYC पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस केस में उनको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, और इसमें यही ऑप्शन है कि आप बैंक मैनेजर से सारे अटेस्ट करवा के जमा करवाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी सारे सवालों के आपने आज जवाब दे दिए। एंड मैं मेंबर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कुछ और सवाल हैं या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ सेशन हो जिसमें आपके इसी तरह के PF से जुड़े हुए सवालों के जवाब आपको मिल जाए, तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और ये सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में टिप्पणी भी आप नीचे कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। LLA पर आने के लिए और अपना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नमस्कार।